हेलो स्टूडेंट्स। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से आगे अब अपना जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है इसके पार्ट नंबर 3 पे चल रहे हैं, है ना। तो इसके पहले हम लोग जो बातें कर चुके हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पिछले वाले वीडियो में हमने ओम्स लॉ का डेरिवेशन किया था, जिसमें हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है किसी भी कंडक्टर के ऊपर, तो वो किस तरह से करंट को वहाँ पे कंडक्ट करवा सकता है, किस तरह करंट कंडक्टर में ला सकता है, हमने उसके बारे में बातें देखी थी। आपको अगर याद होगा तो हमने ये भी चीज़ देखी है लास्ट वाले वीडियो में कि भाई डेल्टा वी जो है यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किस तरीके से करंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन मिल चुका था पिछले वाले वीडियो में ही कि एम ई दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, ये जो है ये इनटू आई इज दी एक्चुअली इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द कंडक्टर, है ना। तो जिस तरीके से हम लोग इस पे बात कर चुके थे, है ना, तो ये हम लोग निकाल चुके थे। आज हमारा जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहेगा वो हमारा रहेगा डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन वेरियस फैक्टर्स, यानी किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे किस तरह से कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है, हम उसकी बात करने वाले हैं, है ना। तो आज का इंटरेस्टिंग रहेगा काफ़ी सारा लेक्चर, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी, है ना। थोड़ा सा इस चैप्टर में कुछ समय हमें थियरी ज़्यादा पढ़नी पड़ती है, जैसे कि हम पिछले दो पार्ट्स में देख चुके हैं। शॉर्टली विल स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स ऑल्सो, फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, बट ये है कि थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड क्रिएट करने के बाद फिर न्यूमेरिकल्स में जाएंगे। तो अब हम कल वाली चीज़ को लेकर ही आज आगे बढ़ते हैं, यानी जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था उस चीज़ को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एम ई एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए है, और यहाँ से हमने ये कहा था कि दिस कंप्लीट टर्म इज नथिंग बट the resistance offered by the conductor, that is nothing but the resistance offered by the conductor। ये कंडक्टर का दिया हुआ रेजिस्टेंस है, इसको हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन R भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से अब हमारे पास एक चीज़ आती है दैट इज R इक्वल्स टू एम ई एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। दिस इज आर रेजिस्टेंस, दिस इज एक्चुअली रेजिस्टेंस। और फिर अगर हम इसको R कह दें तो आप डेल्टा V इक्वल्स टू आई आर भी लिख सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा V इज प्रोपोर्शनल टू I, जो हम ओम्स लॉ में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हम ऑलरेडी यहाँ तक बात कर चुके हैं, ठीक है, बड़ा सिंपल है। डेल्टा V दैट इज द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। आप जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा आप उस कंडक्टर में करंट को ले जा सकते हैं, उतना ही ज़्यादा करंट आप उसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आज का जो मुद्दा है वो इसके आसपास घूमता है। आज का जो मुद्दा है वो सिर्फ इस बारे में बात करेगा, इसको समझेंगे हम, व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस इज ऑल अबाउट। आपको एक और चीज़ पता है, पिछले वाले वीडियो में मैंने ये लिखा था कि R जो होता है वो रो एल बाई ए होता है, और आपको ये भी पता है कि मैंने बताया था जो रो होता है दैट इज नथिंग बट द रजिस्टिविटी, एंड दिस रजिस्टिविटी इज नथिंग बट, अगर मैं फॉर्मूले को लिखना चाहूँ यहीं से, सो दैट इज नथिंग बट एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, दैट इज एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, दिस इज द रजिस्टिविटी, ठीक है। हमने लास्ट वाले वीडियो में ये बात भी कह दी थी कि भाई जो रजिस्टिविटी है, दिस रजिस्टिविटी is a property of the material, this rho is nothing but the property of the material। ये हमारा कंडक्टर का जो भी मटेरियल है ये उसकी प्रॉपर्टी है, उसके शेप साइज पे उसे कुछ भी लेन देन नहीं है, उसकी कहीं से भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, है ना। तो ये सीधे सीधे अपना मटेरियल आप बदलेंगे तभी रजिस्टिविटी बदलेगी। अगर आप सेम मटेरियल पे काम कर रहे हैं तो मटेरियल सेम होने के कारण रजिस्टिविटी भी उसकी सेम ही रहेगी, वहाँ रजिस्टिविटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। सो आप ये चीज़ भी कह सकते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। दिस इज ऑल्सो वन मोर रिलेशन फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ डिपेंडेंसी समझ में आती है हमें। अब हम अगर थोड़ा यहाँ पे रेजिस्टिविटी रो को देखें तो इसमें रो जो है वो है आपके पास एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। तो हम यहाँ से इस रेजिस्टिविटी में एक चीज़ कर सकते हैं कि फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल, एक कोई पर्टिकुलर मटेरियल यानी पर्टिकुलर कंडक्टर, अगर मैं थोड़ा ज़्यादा बेटर लिखूं, मटेरियल ना लिखूं, मैं इसको कंडक्टर लिखता हूं, क्योंकि जो भी बात हो रही है वो किसी कंडक्टर के लिए बात हो रही है। सो फॉर अ कंडक्टर, पर्टिकुलर कंडक्टर, n is also constant, m e and e square are constant, so rho is proportional to 1 by tau।
रो इज प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ। व्हाट इज टाउ? लास्ट वीडियो में हमने उसे डिफाइन किया था। टाउ इज नथिंग बट द रिलैक्सेशन टाइम। इट इज नथिंग बट द रिलैक्सेशन टाइम। दिस इज नथिंग बट द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है ना। दिस इज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो हमने एक बात और करी थी कि भाई जो भी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स के पास, वो एनर्जी थर्मल एनर्जी होती है, अनलेस एंड अनटिल हमने उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना लगाया हो। अब हुआ क्या कि अगर हम देखें कि अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड इन केस ऑफ स्ट्रिक्टली कंडक्टर्स ओनली, मैं ये कंडक्टर की ही बात कर रहा हूं। अच्छा सर आपने ऐसा क्यों बोल दिया इन केस ऑफ कंडक्टर्स ओनली? भाई देखो, जब सेमीकंडक्टर आएगा ना थोड़े समय बाद, तो सेमीकंडक्टर में यही बात उल्टी हो जाती है। तो इसीलिए क्या होता है, जब सेमीकंडक्टर की बात आएगी तो जैसे टेम्परेचर इज इंक्रीज इन केस ऑफ कंडक्टर्स ओनली, टाउ डिक्रीजेस, यानी टक्कर और फास्ट होने लगेगी, एनर्जी मिल गई ना भाई। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा टाउ डिक्रीजेस, टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज। एज टाउ डिक्रीजेस रो इंक्रीजेस एंड आर इंक्रीजेस। बात को सोचो, आर इज अगेन प्रोपोर्शनल टू रो। आप बोल सकते हो अगर रजिस्टिविटी में कोई बदलाव आ रहा है तो आर में भी वैसा ही बदलाव आएगा, पर रजिस्टिविटी में सिर्फ किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए तभी बदलाव आएगा जब उसके टेम्परेचर में बदलाव आएगा, और अगर टेम्परेचर में बदलाव आएगा तो रिलैक्सेशन टाइम चेंज हो जाएगा, और अगर रिलैक्सेशन टाइम चेंज हो जाएगा यानी टेम्परेचर बढ़ाया, कोलिजन और फास्ट हुए, रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ। रिलैक्सेशन टाइम और रजिस्टिविटी में इनवर्स रिलेशन, तो रिलैक्सेशन टाइम जैसे ही कम हुआ रजिस्टिविटी बढ़ गई, रजिस्टिविटी बढ़ गई, रेजिस्टेंस बढ़ गया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, this is very important thing. As temperature is increased, as temperature is increased, as temperature of a conductor is increased, the tau will decrease, resistivity will increase, resistance will increase. हम इस पे बड़ी लंबी बात करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ें, इसके बाद मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। रेजिस्टेंस को हम हर एक के अंदर जाके देखेंगे, रेजिस्टेंस की रो से डिपेंडेंसी देखेंगे, रेजिस्टेंस की एल से डिपेंडेंसी देखेंगे, रेजिस्टेंस की एरिया से डिपेंडेंसी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। बट अभी फिलहाल जस्ट एक ओवरव्यू है, कुछ बातें हैं, कुछ बेसिक बातें लिख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस की थोड़ी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लिख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में रेजिस्टेंस इज, सबसे पहली बात, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। रेजिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरी चीज़ अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं इसका यूनिट ऑफ resistance is OHM. Ohm. Symbol is like this. OHM. Ohm and symbol is this. ठीक है, इसके बाद आप लिख सकते हैं its dimension is. तो इसका डायमेंशन जो है बहुत फटाफट निकाल सकते हैं आप। सो डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट डेल्टा वी अपॉन आई। आई तो खुद करंट है, ए में चला जाएगा, पोटेंशियल इज वर्क पर यूनिट चार्ज। सो आप फटाफट से लिख सकते हो आर रेजिस्टेंस का डायमेंशन दैट इज वर्क, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्क अपॉन चार्ज अपॉन करंट। और एक चीज आप चार्ज को भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा चार्ज को लिख सकते हैं आप करंट इनटू टाइम। अब इसको उधर रख दें तो हमारे पास इट इम्प्लाइज दैट रेजिस्टेंस इज नथिंग बट वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज यानी करंट इनटू टाइम, यानी करंट का स्क्वायर इनटू टाइम। अब हम फटाफट से रेजिस्टेंस का अगर डायमेंशन लिखना चाहें तो हमें सिर्फ इनके डायमेंशंस लिखने हैं। तो वर्क का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए m1L2 T-2 अपॉन करंट का डायमेंशन यानी आप A2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने उसे खुद एक, यानी देखो करंट को ना खुद एक फंडामेंटल माना गया 7 फंडामेंटल्स में, ठीक है ना। अच्छा इसलिए माना गया है, थोड़ा सा इसका रीज़न भी बताने की कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि पता है कई लोग बोलते हैं कि सर ऐसे कैसे हो गया आपके पास 7 फंडा। थोड़ा सा मैं आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, थोड़ा सा जा रहा हूँ, ठीक है, आउट ऑफ द टॉपिक। तो 7 फंडामेंटल्स पहले लिख रहा हूँ मैं यहाँ, ठीक है ना।
7 फंडामेंटल में आता है लेंथ, दूसरा आता है मास, तीसरा आता है टाइम, चौथा आता है आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, दैट इज मोल, पांचवा आता है आपके पास टेम्परेचर, ठीक है, छठवा आता है आपके पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो अपन जब ये सब कुछ देखते हैं, ठीक है ना, जब हम लोग जब डायमेंशंस लिखते हैं तो डायमेंशंस के अंदर जो है काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। तो डायमेंशंस हमें बेसिकली इन क्वांटिटीज से ही लिखना है, ठीक है ना, इन क्वांटिटीज से ही हमें डायमेंशन लिखना है, लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इस तरीके की चीज़ों से ही हमें लिखना है। अब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है ना, अच्छा सॉरी, इसमें एक करंट लिखना रह गया, ठीक है, वो करंट आता है ना, अभी करंट क्यों लिया गया वही तो बताना था मुझे एक्चुअली। तो 7वीं क्वांटिटी है, एक्चुअली पता है क्यों लिखते हैं करंट को? होता क्या है कि जितनी भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज जो आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाले पार्ट में यूज करते हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज, यानी आप जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ठीक है ना, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आप वहां पे लिखेंगे, जितनी भी लिखेंगे, उन सब के अंदर करंट बेसिक्स होता है, यानी हमें उसे करंट से लिखना पड़ता है। जबकि हाँ सर, करंट तो आप बोले थे चार्ज अपॉन टाइम है, यानी dq बाई dt है, हाँ चार्ज से डिफाइन हो रहा है करंट, पर जो मैंने डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात की इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर, उनके अंदर कहीं चार्ज नहीं आता, उनके अंदर सब जगह मैक्सिमम जगहों पे करंट आता है। तो जब वो मैक्सिमम जगह पे करंट आ रहा है, इसलिए करंट को एक फंडामेंटल ले लिया गया, इवन दो करंट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी दैट इज बिकॉज ऑफ चार्ज के कारण ही डिराइव हुई है वो, बट स्टिल चार्ज डायरेक्टली इलेक्ट्रोडायनामिक्स की फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं यूज होता, वहां करंट यूज होता है, इसलिए उसको फंडामेंटल लिया गया। ये बड़ी हर जगह पे ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि ऐसा क्यों किया गया कि चार्ज से जबकि करंट बना, जबकि करंट खुद में एक डिराइव क्वांटिटी दिखता है, फिर भी आपने उसको फंडामेंटल ले लिया, ये कैसी बात हो गई? ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सोचने वाली है, बट जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स की फिजिकल क्वांटिटी है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये जो चीज है करंट पे डिपेंडेंट होती है, मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटीज इसलिए की गई है। तो अब मैं यहां से हटके वापस अपने टॉपिक पे आऊंगा। 7 फंडामेंटल्स की बात की थी, 7 फंडामेंटल्स में से अब करंट एक हमारा फंडामेंटल है, इसलिए मैंने एम्पियर स्क्वायर लिख दिया और नीचे एक और T है तो T1 लिख दूंगा। बस इनको ऊपर ले जाओ न्यूमरेटर में, तो मास की तो कोई और टर्म नहीं है तो m1 हो जाएगा, L कोई टर्म नहीं है, L2 हो जाएगा, T1 है ऊपर जाके -1 हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, A2 है तो ऊपर जाके -2 हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। और हाँ, एक बात ध्यान रखो कि कभी भी ना बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती है, इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज के क्या है डायमेंशंस, या फिर जो बाकी की चीजें हैं, यूनिट्स हैं, बाकी की सारी बातें हैं, जो बेसिक बातें हैं, उनको ध्यान रखा करो और डायमेंशन निकालने की आदत डालो। हमेशा डायमेंशन तुम्हें निकालना आना ही चाहिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद एक और जो चीज है मैं कह दूं कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस अपोज करने वाला, उसका अपोजिट कौन होगा भाई? जाने देने वाला, कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज डिफाइंड इज गिवन बाय कैपिटल G। और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, एक सेकेंड मैं थोड़ा एक चीज लिख देता हूं यहां पे, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस दैट R इज इक्वल टू 1/G, या फिर G इक्वल्स टू 1/R, G इक्वल्स टू 1/R, G को लिख रहे हैं ना तो G को लिख देते हैं, G इक्वल्स टू 1/R। वैसे ही रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज conductivity sigma, that is represented by sigma, and therefore this sigma is nothing but 1/ρ. This is 1/ρ. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें भी आ गई। अच्छा हाँ, एक चीज और है जो हम लोग बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो रजिस्टिविटी का आ गया, फिर यहाँ पे हम लोग, अच्छा एक काम और करते हैं, मैं थोड़ा सा रजिस्टिविटी का ये भी बता देता हूँ, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं पूछी जाने वाली बात है, वो आप यहीं से लिख सकते हो, बहुत सिंपल। रो इज इक्वल्स टू RA/L ले लो आप, तो आपको यहां से यूनिट दिख जाएगा। रो इज रेजिस्टेंस ओम
ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, यानी ओम मीटर आ गया रेजिस्टिविटी का यूनिट, ओम मीटर आ गया। और आप चाहो तो बहुत आसानी से इसका डायमेंशन लिख सकते हो, आप डायमेंशन भी लिख दो रेजिस्टिविटी का, यानी ओम यानी रेजिस्टेंस का डायमेंशन, और एक मीटर भी लगा देना है आपको, एक लेंथ और जोड़ देनी है, यानी यहाँ पे एक लेंथ और आनी है, यानी आना है M1L3 T-3A-2। कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो सब कुछ कितना लिंक्ड होता है, सब कुछ। मैं जब यहां से लिखना शुरू कर रहा हूं तो एवरीथिंग इज सो मच लिंक्ड, एवरीथिंग इज कंप्लीटली लिंक्ड, सब कुछ वहीं के वहीं है, सब कुछ वहीं दौड़ रहा है। तो हमें सिर्फ ये सोचना होता है कि हम एक डायरेक्शन अपने दिमाग में रखें, एक डायरेक्शन, फ्लो का डायरेक्शन अपने दिमाग में रखें कि भाई ये किस तरीके से हम लोग चीज़ों को पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ने के फ्लो को बहुत अच्छा रखेंगे तो डेफिनेटली आपको हर चीज़ बड़ी अच्छी सिंपल समझ में आएगी। और सबसे बड़ी बात, समझ में आने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मैं उसे दिमाग में रिटेन कर पा रहा हूँ क्या, बहुत ज़रूरी है। देखो समझ लेना ही बस आसान नहीं है, समझने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन सारी बातों को रिटेन कर पा रहे हैं, कि हम उन सारी बातों को रख पा रहे हैं कि अपने दिमाग में। अगर हम सारी बातों को दिमाग में रख पाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि रखना ही ज़रूरी है। अगर हम रख नहीं पा रहे हैं, कुछ समय हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद कुछ समय के बाद हम लोग यानी चीज़ों को भूल जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे क्या होता है ना, गड़बड़ हो जाती है। फिर हमें बार बार चीज़ों को देखना पड़ता है, क्या था कैसा था, फिर कुछ समय बाद भूल गए, फिर से वापस से देखा, फिर भूल गए, देखा। देखो आपके 2 साल के स्पैन में जब आप जेईई या नीट का प्रिपरेशन करते हैं तो आप बहुत बार चीज़ों को देख नहीं सकते। इसीलिए आपको ये कोशिश करनी है कि जिस भी पैटर्न में आप एग्जाम दे रहे होते हैं, उन एग्जाम पैटर्न के अंदर जब वो टॉपिक्स आते हैं, आप उन्हें 1 या 2 या 3 बार देख लें और तीसरे के बाद उस टॉपिक को चौथी बार देखने की जरूरत ना पड़े। जैसे ही ऐसा होगा कि आपको चौथी बार उस टॉपिक को देखने की जरूरत नहीं पड़ रही, तब फिर आपके लिए वो टॉपिक पक्का हो जाएगा और धीरे धीरे वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। जब वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली यू विल फील वेरी गुड कि भाई चलो मुझे ये टॉपिक तो आता है, कुछ हो या ना हो मुझे एक टॉपिक तो आता है। सो दैट इज द वैल्यू, दैट इज द बेसिक थिंग, है ना। इस बात को फॉलो करें। तो वापस हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। मेरे ख्याल से आपने ये सब लिख लिया होगा, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे देखो, थोड़ा सा ध्यान देंगे अब यहाँ से, है ना। अब हम रेजिस्टेंस की और अच्छे से एनालिसिस करेंगे, रेजिस्टेंस को और अच्छे से समझेंगे और फिर इन सारी चीज़ों को लेकर क्वेश्चंस में पुट करेंगे, जिससे कि क्वेश्चंस बनने शुरू होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। तो वो जो क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए बड़ा सिंपल सा एक प्रोसेस हमको समझ लेना है अच्छे से। एक बार प्रोसेस क्लियर हो जाएगा तो आप क्वेश्चंस बना पाएंगे। अब डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन वेरियस फैक्टर, ठीक है। अब इसके बाद यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझें। आर रेजिस्टेंस, पहला पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर कैन बी चेंज्ड बाय changing its length or area, changing in length or area or both, changing in length and its area or both। थोड़ा सा समझना है अभी इसको। इसमें फर्स्ट चीज, if conductor is of length L and area of क्रॉस सेक्शन A। अभी कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। ये रहा हमारे पास वो कंडक्टर, ठीक है। एंड ये लेंथ L हो गई, ये एरिया A हो गया, ठीक है। एंड इट्स रेजिस्टेंस इज R, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज R। थोड़ा ध्यान देना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी L लेंथ का कंडक्टर है, एरिया का कंडक्टर है, रेजिस्टेंस इज R। नाउ इफ इट इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, भाई आपने क्या किया, इसको काटा, 2 इक्वल पार्ट्स में काटा। क्या आपने इसको काटते समय इसके एरिया में कोई बदलाव लाए क्या? L/2
L/2, area is A, resistivity is rho, एक एक पार्ट का रेजिस्टेंस निकालना है। मेरी बात को सोचो, कुछ भी नहीं था, एक एल लेंथ का एक एरिया ए का रेजिस्टेंस था, आर रेजिस्टेंस, उसमें टोटल रेजिस्टेंस आर था। अब आपने क्या किया, उसको दो इक्वल भाग में काट दिया, एरिया तो सेम ही रखा, काट दिया सिर्फ वायर बीच में से, कंडक्ट ऐसे काट दिया, तो आपने एरिया सेम रखा, सिर्फ लेंथ को चेंज किया, देन R1 क्या होगा, R1 विल बी नाउ रो, हियर R was रो L/A, यहां तो R जो पहले वाला ओरिजिनल R था वो रो L/A था, नाउ R1 इज रो L/2A, यानी ये वाला जो 2 है ये फैक्टर इंटू 1/2 चला जाएगा, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R/2, वैसे ही R2 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, R/2। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज इफ area is kept constant, if area is kept constant and only length is changed, if only length is changed, area constant, length is changed, सिर्फ लेंथ बदली, तो जितना लेंथ में बदला उतना रेजिस्टेंस में बदलाओ, लेंथ आधी हुई रेजिस्टेंस आधा हो गया, therefore then R is proportional to L, that is if A equals to constant, अब फटाफट से मुझे एक बात बताओ, अगर यहां पे लेंथ को सेम रखा रहता बट एरिया को आधा कर दिया रहता, लेंथ को सेम रखा रहता, एरिया को आधा कर दिया रहता, लेंथ को सेम रखा रहता, एरिया को आधा कर दिया रहता, एरिया तो नीचे है, इनवर्स रिलेशन, जब एरिया आधा हो जाता तो रेजिस्टेंस कितना हो जाता, लेंथ सेम है। सिमिलरली मैं यहां लिख सकता हूं, सिमिलरली इफ LENGTH length L is constant, then R is proportional to 1/A, that is if area is doubled या half, if area is doubled लिख देता हूं मैं, then resistance will be halved। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहां तक, आई थिंक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहां तक, ये बड़ा सिंपल एरिया रिलेशन है। अगर लेंथ बदल रहे हो एरिया को कांस्टेंट रख के तो रेजिस्टेंस लेंथ से प्रोपोर्शनल होगा, और अगर एरिया को बदल रहे हो लेंथ को कांस्टेंट रख के तो रेजिस्टेंस जो है वो एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। पर ये एक बात हमेशा दिमाग में रखें कि अगर लेंथ बदल रहे हैं, एरिया कांस्टेंट रखा है तो ये वैलिड है, और अगर एरिया बदल रहे हैं और लेंथ कांस्टेंट रखा है तो ही ये बात वैलिड है। कोई बोलेगा सर मुझे तो दोनों बदलना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात सुनो, ये जो केस था ये कट करने वाला केस था, अब दूसरा केस है स्ट्रेचिंग वाला। भाई मेरे पास एक एल लेंथ का वायर था, पर मैंने सर क्या किया, खींचा और 12 लेंथ कर दिया। जब मैंने खींचा और 12 लेंथ कर दिया, क्या एरिया सेम रहा? भाई खींचोगे, ऑटोमेटिकली खींचोगे जब, तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा होता जाएगा, खींचोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है भाई, लेंथ और एरिया दोनों बदल रहे हैं, पर इस केस के अंदर भी एक चीज कांस्टेंट होगी। वायर किस शेप का है? वायर है सिलेंड्रिकल शेप का, और उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट हो जाएगा। थोड़ा सोचने की कोशिश करो। अब यहां पे दूसरी चीज, वो कोई बोलेगा सर इफ आई वांट टू चेंज बोथ लेंथ एंड एरिया, तो यहां मैं लिख देता हूं केस, इफ both length L and area A are changing, that is in case of stretching, the wire को stretch करने के केस में है, keeping volume constant, keeping volume of wire is constant, wire is constant। यहां पे मैं ये भी लिख देता हूं, shape of wire is cylindrical,
शेप ऑफ वायर इज सिलेंड्रिकल। ओके, सो अब यहां से अगर देखा जाए तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम, अब जैसे मैं एक काम करता हूं, थोड़ा फिगर बना लेता हूं पहले। एक ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है, इस वायर का ये लेंथ था, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, दिस इज लेंथ L, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। नाउ हमने खींच दिया उसको, तो खींच देने से कुछ इसकी लेंथ हो गई L1 और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया A1, ठीक है। अब हमने इसको खींचने से इसकी लेंथ भी चेंज कर दी, इसका एरिया भी चेंज कर दिया, दोनों बातें बदल गई। देखो पहले चौड़ा था, पतला हो गया, यहाँ के इसमें क्या था, जितना था उतना ही था, कट किया था सिर्फ। अब क्या होगा, अब हमको थोड़ा डिराइव करना पड़ेगा। एज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, एज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, देखेंगे जरा, तो V1 इज इक्वल टू V2 हो गया, विच इंप्लाइज दैट AL इक्वल टू A1 L1, AL इक्वल टू A1 L1, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। कोई दिक्कत है क्या इस केस में, बताओ भाई। वॉल्यूम इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई AL इज इक्वल टू A1 L1। नाउ R is proportional to L by A, R is proportional to L by A। तो अगर R L by A से प्रोपोर्शनल है तो फिर इसका मतलब हम A की वैल्यू को, देयरफॉर A इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं A1 L1 और अपॉन में L लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं यहाँ से कि ये जो A है, यहाँ से हम R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A की जगह लिख सकते हैं A1 L1 और ये आ जाएगा L स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगेन एक बात सोचो कि ये जो A1 L1 है ये तो एक कांस्टेंट ही है, बिकॉज ये तो वॉल्यूम है, this is again a constant, so you can say that R is proportional to only L square, R is proportional to only L square। भाई ये तो कांस्टेंट ही है ना, यानी R की प्रोपोर्शनलिटी जब एरिया लेंथ दोनों बदलते हैं तो R की प्रोपोर्शनलिटी L स्क्वायर से हो जाती है, दिमाग में भर लो। जबकि एरिया और लेंथ जब दोनों नहीं बदलते थे, सिर्फ लेंथ अकेला बदला था, एरिया नहीं बदला था, तब R की प्रोपोर्शनलिटी आप देखोगे तो R की प्रोपोर्शनलिटी जो थी, मैं कहां लिखूंगा, कहीं तो लिखा था, ये रखा, R की प्रोपोर्शनलिटी सिर्फ L से थी जब सिर्फ और सिर्फ लेंथ बदल रही थी। दिमाग में भर लो इस बात को, ये पूरी जो लिखी हुई कहानी है ना, उसका सारांश, उसका कंक्लूजन सिर्फ ये है कि जब लेंथ और एरिया में सिर्फ लेंथ बदलता है, एरिया कांस्टेंट रहता है, तो R प्रोपोर्शनल टू L होता है। जब अकेला एरिया बदलता है, लेंथ कांस्टेंट रहता है, तो R प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है। पर जब लेंथ और एरिया दोनों बदल रहे होते हैं तो वहां R यानी रेजिस्टेंस लेंथ के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है। अब फिर पूछोगे सर एरिया के लिए क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां L को पुट कर देंगे, यहां L को पुट कर देंगे। एक मिनट, थोड़ी जगह बचाते हैं, दिस इज कांस्टेंट, यहां थोड़ा लिखते हैं, ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं सिमिलरली, ये विजिबल है, मैंने लाइन बनाई है, सिमिलरली R इज प्रोपोर्शनल टू L की जगह A1 L1 अपॉन A1 L1 अपॉन A, और एक और A है तो A स्क्वायर। अगेन ये वाला जो है दिस इज कांस्टेंट, दिस इज नथिंग बट द वॉल्यूम, सो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A स्क्वायर, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A स्क्वायर। बस सिंपल सी चीज है, यानी R1/R2 इक्वल्स टू L1/L2 का होल स्क्वायर। और यहीं अगर एरिया को लेके देखोगे तो R1/R2 इक्वल्स टू A2/A1 का होल स्क्वायर। बस इस पूरी कहानी का कंक्लूजन समझ लो। अब बस इस पूरी कहानी का कंक्लूजन समझ लो, पूरी कहानी का कंक्लूजन कि भाई जब भी कभी लेंथ बदलती है, एरिया कांस्टेंट रहता है, तो उस केस के अंदर R प्रोपोर्शनल टू L रहता है। जितना लेंथ में बदलाव उतने ही फैक्टर से एरिया में बदलाव, रेजिस्टेंस में बदलाव। पर जब एरिया बदलता है, लेंथ कांस्टेंट होती है, तो जिस फैक्टर से एरिया बदलता है उसके उल्टे से रेजिस्टेंस बदलता है। पर जब लेंथ एरिया दोनों बदलते हैं तब रेजिस्टेंस का डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी लेंथ के स्क्वायर से हो जाता है, और जब
रेजिस्टेंस जब एरिया के साथ उसकी प्रोपोर्शनलिटी देखनी होती तो रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के 1/एरिया के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल हो जाता है। बस इतनी सी बात है। कभी कभी अब ये सोच सकते हो तुम लोग, दिमाग में ये आ सकते हैं कि सर हमें पता कैसे चलेगा कौन बदल रहा है कौन नहीं बदल रहा है। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ता है। सर क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे समझना है, क्या समझना है? कभी कभी पता है क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि भाई a wire is stretched and its length is made twice. Wire is stretched and its length is made twice. Stretch किया ना, stretch किया तो क्या हो रहा है भाई, पता चलना चाहिए कि एरिया भी बदल रहा है। Length is made twice बोलेंगे, but what is new resistance? भाई length is made twice, twice का 2L, 2L का स्क्वायर यानी 4L स्क्वायर, so new resistance will be 4 times. As you have stretched it to the twice of the length, the new resistance will be 4 times. मेरी बात को समझने की कोशिश करो। The new resistance will be 4 times. तो अपन एक काम करते हैं इससे रिलेटेड, पहले तो इस बात पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आई होप ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। सो लेट्स हैव सम क्वेश्चंस ओवर दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर उसके आगे बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे, ठीक है ना, फिर बातें कुछ समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सो लेट्स हैव वन क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस इज मेड 4 times and it's by 4 times by stretching it, find the new resistance if initial was R, और इसके बाद if for the resistance R its length is made twice and its area length is made its area is made twice, find the new resistance. आई होप ये आप कर पाएंगे, आपके लिए 10 सेकेंड का समय है, फास्ट करेंगे इसको। यू कैन सॉल्व इट इन जस्ट 10 सेकेंड, वेरी सिंपल थिंग है ना, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, एकदम फास्ट सॉल्व करेंगे, फास्ट सॉल्व करेंगे इसे। आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। बहुत ही सिंपल है, किसी किसी को आ भी गया होगा। जल्दी करेंगे इसको। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, फाइंड रेजिस्टेंस अक्रॉस द रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर, रेडियस 0.1 मीटर एंड resistivity is 10 ओम मीटर, ठीक है। रेजिस्टिविटी इज 10 ओम मीटर। फटाफट सॉल्व करेंगे। वैसे आप इस वाले फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो ओरली दे सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, आप फटाफट उसको ओरली आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द आंसर फॉर दिस। You all know that length of the resistance is made 4 times, so R is proportional to L square and that R2 is, यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, R is equal to some K times L square। यहाँ पे लिख सकते हैं 4 L का स्क्वायर, यहाँ 4 टाइम्स हो गई है ना लेंथ, तो वी कैन राइट
4l का स्क्वायर। सो आप इसको लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू सम k टाइम्स, बाकी के सारे फैक्टर्स वही रहेंगे, तो वो आ जाएगा आपके पास 16l स्क्वायर। अब ये जो kl स्क्वायर की वैल्यू है, ये kl स्क्वायर की वैल्यू तो r ही है, तो यहाँ का जो kl स्क्वायर है इसकी जगह r रख दो, तो R2 विल बी r टाइम्स 16 टाइम्स r, 16 गुना हो जाएगा। आप वैसे ओरली कर सकते हैं, हालांकि मुझे इतना सारा एक्सप्लेन करने की इस पर ज़रूरत नहीं है, यू कैन सॉल्व इट वेरी फास्ट, है ना। अब यहाँ पे देखो तो एरिया क्या हो गया है, ट्वाइस हो गया है। जब एरिया ट्वाइस हो गया है वही प्रोसेस लगाओ, r प्रोपोर्शनल टू 1/a स्क्वायर। सो आप इसको लिख सकते हैं r इक्वल्स टू, कुछ यहाँ पे आप लिख सकते हैं k/a स्क्वायर, फिर आप R2 लिख सकते हैं, वो k एरिया हो गया है ट्वाइस, तो यह आ जाएगा 4a स्क्वायर, ट्वाइस हो रहा है तो 2a को आप अगर स्क्वायर करें तो 4a स्क्वायर। अब आपको पता है k/a स्क्वायर की वैल्यू r है, रख दो यहाँ, सो इट विल बी r/4। सिंपल सिंपल दिख रहा है यार, एकदम सिंपल दिख रहा है। एरिया डबल करो, रेजिस्टेंस 1/4 होगा, लेंथ को डबल करो तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स होगा। डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, इट इज वेरी सिंपल, ओरली सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, यू कैन सॉल्व इट वेरी वेरी फास्ट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। तो अब अपने पास एक जो क्वेश्चन है ये वाला, इसका आंसर बता दें मुझे जल्दी से, इसका आंसर बता दें। आपको रेजिस्टेंस निकालना है इस केस में, है ना। जितने लोगों को आंसर आ गया होगा तो 10⁻⁴/π, पॉज करके देखिए आप, ये 10⁻⁴/π इतना रेजिस्टेंस आता है, और कुछ नहीं करना आपने, एक सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρl/a, इट इज वेरी सिंपल। आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ρ, दैट इज 10, l इज 10, ऊपर आ गया 100, नीचे आ गया πr स्क्वायर, तो 0.1 10⁻⁻1 10⁻⁻2, ऊपर 10⁻2, ऊपर जाएगा 10⁻⁴, और नीचे पाई। ओरली सॉल्व कर सकते हो, दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ओके, सो आई थिंक अप टू दिस पॉइंट थिंग्स आर वेरी मच क्लियर, है ना। अब एक टाइप और आता है रेजिस्टेंस के क्वेश्चन में, परसेंटेज वाला, कि ऐसा बोला जाता है कि भाई लेंथ इज चेंज बाय 5%, लेंथ इज चेंज बाय 10%, लेंथ इज चेंज बाय सम %। व्हाट इज द चेंज इन द रेजिस्टेंस? भाई लेंथ चेंज कर दी, अब लेंथ को चेंज की तो आप बताओ रेजिस्टेंस में कितना % चेंज आया। तो अब देखो ऐसा है कि लेंथ इज चेंज्ड, तो अगर लेंथ चेंज की गई है और वो चेंज की जाने की प्रोसेस स्ट्रेचिंग है, तो r जो प्रोपोर्शनलिटी है, जिसकी r की प्रोपोर्शनलिटी वो l स्क्वायर से है। देखो लेंथ चेंज करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो कट करके किया होगा या तो स्ट्रेच करके किया होगा। पहले तो ये जान लो कौन से प्रोसेस से किया है। कट किया यानी दो प्रोसेस, यानी या तो एरिया को कांस्टेंट रख के किया होगा या तो एरिया भी चेंज हो रहा होगा। इन दोनों ही तरीके से लेंथ को चेंज किया जा सकता है। तो हमें अब जो परसेंटेज वाला कैलकुलेशन करना है, तो इसमें ना थोड़ी एक बात समझ लें, ये एक जो बात मैं यहां समझाने जा रहा हूं ना, ये हर चैप्टर में काम आएगी। यानी परसेंटेज कैलकुलेशन ऑफ, मैं थोड़ा सा इसको लिख लेता हूं हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू चेंज इन लेंथ, ड्यू टू चेंज इन लेंथ एंड ड्यू टू चेंज इन लेंथ और एरिया। ठीक है, अब जो कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू चेंज इन लेंथ और एरिया, इसमें भी दो बातें हैं। केस वन, इफ percentage change is less than 5%, 5% से छोटा परसेंट चेंज अगर आप कैलकुलेट करने जा रहे हो, यानी 5 या 5 से छोटा आप अगर परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने जा रहे हो, तो अब आपको मैं एक जो प्रोसेस बताऊंगा वो यूज करनी पड़ेगी। पर इसके अंदर भी दो चीजें हैं ना। अब इफ लेंथ जो है वो एरिया कांस्टेंट रख के बदल रही है, या जो लेंथ है वो एरिया को बदलते हुए बदल रही है, दोनों केसेस हैं। तो इसको मैं ए लिख लूंगा। इफ लेंथ इज चेंजिंग विथ एरिया ए कांस्टेंट,
एरिया को कांस्टेंट रख के बदल रही है। सो देयरफॉर आर प्रोपोर्शनल टू ए, एरिया कांस्टेंट है तो आर प्रोपोर्शनल टू ए, और आर प्रोपोर्शनल टू ए है तो आर इज इक्वल्स टू सम के टाइम्स एल, आर इज इक्वल्स टू सम के टाइम्स एल। अब जब छोटा परसेंटेज चेंज है तो छोटे के लिए आप लगाओ डी, लगाते हो डी, बड़े के लिए लगाते हो डेल्टा। तो छोटा परसेंटेज कैसे निकालते हो यार, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, यही करते हो ना। कुछ भी परसेंटेज निकालना है यानी फाइनल चेंज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। भाई किसी वैल्यू में कितना परसेंट चेंज आया, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। तो फाइनल माइनस इनिशियल इज चेंज। अब छोटा चेंज तो डी आर, छोटा चेंज तो डी आर, डी आर बाई आर, डी आर बाई आर करना पड़ेगा। तो अब ये डी आर कहां से लाओगे, डी आर यानी डी लाने का मतलब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एल। तो यहां से क्या बन जाएगा, डी आर बाई डी एल इक्वल टू के इंटू डी डी एल ऑफ एल, इट विल बी 1। सो दिस डी आर, this implies that dr equal to k times dl. This is equation number 2. Sorry, यहां dr आएगा ना। अब तुम्हें तो dr by r चाहिए था, यहां पे r है, और dl by l चाहिए था, तो यहां पे l है, तो डिवाइड इक्वेशन 2 by 1. So divide equation 2 by 1, we get dr by r equals to k तो कट जाएगा, dl by l मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि परसेंट बनाना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो डी आर बाई आर इंटू 100 इक्वल्स टू डी एल बाई एल इंटू 100। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टर्म है, दिस टर्म इज नथिंग बट परसेंटेज चेंज इन आर एंड दिस टर्म इज परसेंटेज चेंज इन एल। यानी इसका मतलब जितने परसेंट से लेंथ बढ़ाओगे उतने ही परसेंट से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। 10% से 10 नहीं लगेगा यहाँ भाई, 5 से कम। 2% से लेंथ बढ़ाओ 2% से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, 2% से लेंथ बढ़ाओ 2% से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसी केस के बी पार्ट के लिए अगर बात करूं, इसी केस का बी कौन सा पार्ट होगा, जब एरिया बदलेगा। अरे एरिया में इससे उल्टा काम हो जाएगा, एरिया में इससे उल्टा काम हो जाएगा। एरिया में इससे उल्टा क्या काम हो जाएगा, देख लो फटाफट से, देख लो एकदम फास्ट। फॉर एरिया चेंजिंग कीपिंग लेंथ कांस्टेंट, तो आर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एरिया, तो इंप्लाइज दैट आर इक्वल्स टू के बाई ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब डिफरेंशिएट आर विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि ए के साथ बदल रहा है। सो डी आर बाई डी ए इक्वल्स टू के डी डी ए ऑफ ए का पावर -1। तो अब क्या करोगे भाई, इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो ये आ गया के -1 और ए का पावर -2 और डी ए ऑफ ए तो 1 बन जाएगा। यानी कुल मिला के क्या आ गया, ये देखो डी आर बाई डी ए इक्वल टू के माइनस साइन के साथ अपॉन में आ गया ए स्क्वायर। अब अगर आप देखोगे तो आपको k की वैल्यू रखनी पड़ेगी। k की वैल्यू रख देते हैं यहां से, तो k की वैल्यू रख देते हैं, तो पुट k फ्रॉम इक्वेशन 1। सो व्हाट यू विल गेट, डी आर बाई डी ए इक्वल टू माइनस k यानी कितना, आर ए बाई ए स्क्वायर, ए के कैंसिल। सो डी आर बाई आर equals to dA by A with minus sign. Multiply by 100, you'll get dr by r into 100 equal to minus of dA by A into 100. You'll get, this is percentage change in R. This is percentage change in R. This is percentage change in A. This is percentage change in area. ठीक है ना। आप देख सकते हो जितना परसेंटेज चेंज इन एरिया आएगा उतना ही परसेंटेज चेंज इन आर आएगा, पर नंबर इक्वल आएगा पर माइनस साइन के साथ। यानी अगर एरिया बढ़ा है तो रेजिस्टेंस कम होगा और अगर एरिया घटा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। उल्टा माइनस साइन का मतलब वही है, इनवर्स रिलेशन। माइनस साइन का मतलब इनवर्स रिलेशन। तो परसेंटेज अगर एरिया 2% से बढ़ा
तो रेजिस्टेंस 2% से कम हुआ, एरिया 2% से बढ़ा, रेजिस्टेंस 2% से कम हुआ। लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन, एरिया 2% से लेंथ 2% से बढ़ी, रेजिस्टेंस 2% से बढ़ा, एरिया 2% से बढ़ा, रेजिस्टेंस 2% से कम हुआ, इनवर्स रिलेशन। पर ये जो दोनों ए और बी पार्ट हैं, दे आर बाय कीपिंग हियर एरिया कांस्टेंट, हियर लेंथ कांस्टेंट। बहुत सारा मैथमेटिक्स है, बहुत सारी बातें हैं, पर भाई ये तो तब तक था जब तक एरिया लेंथ कांस्टेंट थे। पर जब लेंथ या एरिया कांस्टेंट नहीं रहते तब प्रोपोर्शनलिटी चेंज हो जाती है। यहां पे r प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर बदल जाता है, r प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर r प्रोपोर्शनल टू l की जगह वहां पे r प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर आ जाता है। तो भाई अब थोड़ी चीजें बदल जाएंगी। ये तो था केस 1, अब केस 2, और उस केस 2 के भी दो भाग, ठीक है ना। सॉरी, केस 2 नहीं, केस 2 तो वो होगा जो 5% से बड़ा होगा, ए बी सी, ठीक है ना। इफ लेंथ एंड एरिया बोथ आर चेंजिंग, तो आपको पता चलेगा आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे ना दोनों को सॉल्व करता हूं साथ साथ। आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है, यहां पता चलेगा आर प्रोपोर्शनल टू 1/a स्क्वायर है। थोड़ी जगह ले लेते हैं, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, सो आर इक्वल टू के एल स्क्वायर। यहाँ पे r प्रोपोर्शनल टू 1/a स्क्वायर इंप्लाइज r इक्वल्स टू k/a स्क्वायर। ओके, तो नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू l, सो dr/dl इक्वल टू 2 सामने आ रहा है, आप देखो 2kl, और ddl ऑफ l तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे भी डिफरेंशिएट इक्वेशन with respect to a, so dr by dA equal to k, और dda of a का पावर -2, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा -2k और a का पावर -3, और dda of तो हो जाएगा 1। नाउ पुट वैल्यू ऑफ k, यहाँ से k उठाओ यहाँ रख दो, यहाँ से k उठाओ यहाँ रख दो, ठीक है। सो व्हाट विल गेट, dr/dl इक्वल टू 2k की जगह आ गया r बाई एल स्क्वायर इंटू एल, एक एल कैंसिल, dr/dA इक्वल टू माइनस साइन आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, इनवर्स रिलेशन, यहाँ डायरेक्ट रिलेशन, माइनस साइन नहीं आ रहा। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद 2k की जगह पे आप रख दोगे RA स्क्वायर, और a नीचे जाके a का पावर +3 हो जाएगा। अब यहां से आप थोड़ा इसको अरेंज कर लो, dr/r इक्वल टू ट्वाइस dl/l, यहां पे आप लिख दो dr/r इक्वल टू माइनस, ये तो कट जाएंगे, और ट्वाइस माइनस ट्वाइस dA/a, ठीक है, इंटू 100 कर लो, दिस इज dr/r इंटू 100 इक्वल टू ट्वाइस dl/l इंटू 100, ये एक ब्रैकेट, ये एक ब्रैकेट, यहाँ पे बनेगा dr/r इंटू 100 इक्वल टू माइनस ट्वाइस dA/a इंटू 100। अब थोड़ा सा सोच लेंगे, बस खत्म, कहानी यहाँ खत्म हो गया। दिस इज परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इक्वल टू ट्वाइस परसेंटेज चेंज इन लेंथ। फॉर एग्जाम्पल, बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत सारे मटेरियल्स के अंदर तुम्हें ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। लेंथ ऑफ द रजिस्टर इज चेंज बाय 0.1%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस। बहुत जगह दिख जाएगा, ओरली कर डालो। अब इसको 0.1% से चेंज किया, लेंथ को 0.1% से चेंज किया, यानी ये पूरा की पूरा 0.1 है, बोल रहे हैं परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस निकाल दो, तो 0.1 इंटू 2 कर दो, दैट इज 0.2% चेंज इन रेजिस्टेंस। लेंथ इज इंक्रीज बाय 0.1%, सो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय 0.2%, उसके डबल से। अरे बहुत सिंपल है। वैसे एरिया, इफ एरिया, यहां कहां गया, हाँ ये एरिया, इफ एरिया इज चेंज्ड बाय 0.1%, रेजिस्टेंस विल चेंज बाय 0.2%, यहां चेंज दिया है। पर अगर बोले एरिया इज इंक्रीज बाय 0.1%, एरिया इज इंक्रीज बाय 0.1%, सो what is the percentage change in resistance? Area is increased, so resistance is definitely decreasing. If it is increasing by 0.1%, then resistance is decreasing by 0.2%. Very simple. Orally you can solve. So this is all about percentage वाला चीज। मैंने पता है इसको इतने डिटेल में क्यों सॉल्व किया है। ये जो तरीका है 5% से कम वाले फिजिकल क्वांटिटी के चेंजेस को निकालने का जो तरीका, ये सिर्फ आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में यूज नहीं आएगा, आपको बहुत सारे चैप्टर में यूज आने वाला है।
इसलिए मैंने इसे बहुत डिटेल में निकाला है, इसीलिए मैंने बताया कि वो कैसे आता है एक्चुअली एरर एनालिसिस के अंदर। एरर एनालिसिस के अंदर जब हम एरर कैलकुलेट करते हैं तो एरर हमेशा 5% से छोटा आता है, तो आपको हर जगह उस एरर एनालिसिस में ये चीज समझा दी जाती है कि आपको हर इक्वेशन में जो आपको एरर निकालना है वहां आपको डिफरेंशिएट करते जाना है। तो एरर एनालिसिस, एरर्स एंड मेजरमेंट, वो जो चैप्टर है उसके अंदर इस बात को बड़े डिटेल में बताया गया, बड़े अच्छे से समझाया गया, बहुत सारी बातें उसमें बताई गई, बहुत कुछ दिखाया गया, सिखाया गया, है ना। तो ये जो चीज है दैट इज द रीजन वी रिक्वायर कि भाई हमें ये प्रोसेस पता हो, हमें ये समय मुद्दा पता हो कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। सो आई होप तुमने ये लिख लिया होगा। आई शुड रब दिस थिंग, ओके। सो मैं इसको मिटा देता हूँ पहले तो, ठीक है। अब मुझे वैसे और भी चीज़ें बतानी हैं। आज थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को अंदर डिटेल में बहुत ज़्यादा चले गए, पूरे कैलकुलेशन पे थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा, बट इट विल बी फॉर योर बेनिफिट डेफिनेटली। तुम्हें इससे फ़ायदा होगा। आगे आने वाली बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज जब भी निकालना चाहोगे तब आप इसको बहुत आसानी से निकाल पाओगे। अब मैं आता हूँ इसके केस 2 पे, जो हमारा नॉर्मल परसेंटेज चेंज है, यानी 5% से बड़ा वाला। बहुत सिंपल चीज़ है। Now case 2, to calculate percentage change for large values, ठीक है ना। So इसमें भी A part, if length is changing, मैं इसमें सिर्फ एक ही सॉल्व करूंगा, कीपिंग area constant, so R is proportional to L, so R1 is equal to some K times L1 and some R2 is equal to K times L2। so अगर लेंथ चेंज हो रही है तो आप लिखते हैं यहाँ पे कि R2 minus R1 upon R1 ये whole into 100 will give you this। R2 is K times L2 minus K times L1 upon K times L1 whole into 100, just cancel this K, so this is percentage change in resistance equals to, that is L2 minus L1 upon L1 into 100, this is percentage change। इसका B एरिया के साथ होगा, फिर उसका C R proportional to L square के साथ होगा। आई होप यू कैन सॉल्व दिस। मैं एरिया वाला नहीं करता, मैं सिर्फ एक L स्क्वायर वाला कर देता हूँ, ठीक है। सो आई होप यू कैन सॉल्व दिस थिंग। दिस R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर आ जाएगा, तो इंप्लाइज दैट R1 इक्वल टू सम K टाइम्स L1 स्क्वायर, R2 इक्वल्स टू सम K टाइम्स L2 स्क्वायर। सो चेंज इज R2 माइनस R1 अपॉन R1 into 100 and it will be, let it be K times L2 square minus K times L1 square upon K times L1 square whole into 100। और इसके अंदर एक और चीज बता देता हूं मैं, ऐसा बोला जाता है कि लेंथ इज मेड ट्वाइस, लेंथ इज मेड थ्राइस, तो आप लिख सकते हैं लेंथ इज मेड ट्वाइस, so L2 will be twice of L1, just you can put this here। so complete L1 कैंसिल हो जाएगा, L1 कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 आ जाएगा 3, 3 और ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इसको और ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ से आगे आपको इसका फीलिंग काफ़ी ज़्यादा आ गया होगा, और अगर फीलिंग आ चुका है तो फिर इसके आगे अब जाने से कोई मतलब नहीं है। इसको हम यहाँ पे बहुत सिंपली जो है रख सकते हैं, यहाँ से आगे आप इसको समझ सकते हैं। तो इट इज़ वेरी सिंपल टू प्रोसीड नाउ ऑनवर्ड, है ना। अब जो मेन मुद्दा है, नेक्स्ट थिंग, dependency of resistance and resistivity rho, dependency of resistance R and resistivity rho on temperature, वैसे आज मैं इसको नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि ऑलरेडी शायद 50 मिनट्स या 52 मिनट्स के अराउंड हम जा चुके हैं, और हमें इसको लेंथ को 1 घंटा या 1 घंटे के आसपास ही रखना है। सो मैं सिर्फ इसका एक बैकग्राउंड क्रिएट करूंगा, है ना। तो हम सिर्फ इस बैकग्राउंड के ऊपर जाएंगे, हम सिर्फ ये समझेंगे कि बेसिकली ये डिपेंडेंसी क्या है। नेक्स्ट वीडियो में आते ही इसको डिस्कस करेंगे
एक्चुअली इसको मैं इसलिए भी अभी बहुत घाई में डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे बनते हैं और इसके अंदर ना थोड़ी सी दो चीज़ें हैं। एक तो जब वैल्यू बहुत छोटी आती है और एक वैल्यू बहुत बड़ी आती है। वैल्यू सर किससे छोटी आती है किससे बड़ी आती है? हाँ, दिमाग में आ गया क्वेश्चन, किससे छोटी बड़ी। थोड़ा सा मुझे उसके लिए कुछ नई फिजिकल टर्म्स डिफाइन करनी पड़ेगी। तो एक्चुअली कैसा है, जब हमें कुछ नई फिजिकल टर्म्स डिफाइन करनी होती है, जब कई नई बातें बतानी होती हैं, तो थोड़ा सा हम क्या होता है उसको यहाँ ऐसे घाई में नहीं जा सकते। इट विल टेक सम टाइम और हमारे पास अभी 3-4 मिनट का ही समय बचा है। तो इसीलिए मैं सिर्फ एक बैकग्राउंड क्रिएट करूँगा। मैं सिर्फ ये चीज़ बताऊँगा कि ये किस तरह से डिपेंडेंट है, कैसे ये डिपेंडेंट है और कैसे ये हमें पढ़ना है इसको आगे के लिए, सिर्फ मैं ये चीज़ बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी है वो हम थोड़ी देर पहले ही शुरुआत में इस लेक्चर के देख चुके थे। आपको अगर याद होगा तो आपको बताया था कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ जाने से टाउ जो है वो भी बढ़ जाएगा। टाउ बढ़ेगा क्या? टाउ बढ़ेगा नहीं भाई, टाउ तो कम होगा। टाउ कम होने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी और रेजिस्टिविटी के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। हम अभी सिर्फ फिलहाल इस रेजिस्टिविटी पे फोकस करेंगे। जो रेजिस्टिविटी का हम चेंज निकालेंगे वही रेजिस्टेंस पे लगा देंगे और हमें बहुत आसानी से रेजिस्टेंस के लिए टेम्परेचर डिपेंडेंसी का फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे मैं अगर बोलूं तो एक रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास एक टेम्परेचर डिपेंडेंसी का फॉर्मूला R = R0 1 + अल्फा डेल्टा T। अरे सॉरी, कहां से लिख दिए, कहां से आ गए? अरे रुको, टेंशन मत लो, ये पूरा फॉर्मूला कर डिराइव करके दिखाऊंगा। कैसे आया, कहां से आया, क्यों नहीं आया, सब कुछ। बस इसको हम लोग अगर देखें तो इसको ही हम रेजिस्टिविटी के लिए भी लिख सकते हैं। दिस इज रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T, दिस इज रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर T। इट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ρ0 1 + अल्फा डेल्टा T। बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में, सर कहां से आ गया, अल्फा कौन है, डेल्टा T चलो टेम्परेचर में राइज है, ρ0 कौन है, रो तो एट टेम्परेचर T है, चलो R0 कौन है, फिर ये अल्फा कौन है। बहुत सारे क्वेश्चन। एक्चुअली इन्हीं सारी बातों को बहुत अच्छे से जस्टिफाइड वे में समझाने के लिए हम इसको कल स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे आई मीन टू से। पर मैंने क्यों लिख दिया पता है ये फॉर्मूले? इसीलिए कि आज रात भर इन फॉर्मूले के साथ जियो। R = R0 1 + अल्फा डेल्टा T, ρ = ρ0 1 + अल्फा डेल्टा T, बस दिमाग में बैठा लो। क्योंकि जो मैं डिराइव करने वाला हूं ये फॉर्मूले उसका आउटकम है, पर आपको भी ये पता है कि जब क्वेश्चंस आते हैं तो दे आर कंप्लीटली 95% दे आर फॉर्मूला डिपेंडेंट। अगर फॉर्मूला डिपेंडेंट क्वेश्चन आता है तो इसके डेरिवेशन पे जाने की जरूरत नहीं, बट आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना होगा। तो चलो फिलहाल फॉर नाउ विल स्टॉप फॉर नाउ, अभी हम लोग यहाँ रुक जाएंगे एंड विल कंटिन्यू टुमारो विद द न्यू थिंग, है ना, और इसको हम कल वहाँ डिराइव करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।